नमस्कार। आरपी व्यास क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। क्लास डिप्लोमा फर्स्ट ईयर कोड 106 एप्लाइड मैकेनिक्स चैप्टर 8 सिलेबस के हिसाब से नाम है चैप्टर का रेक्टिलिनियर मोशन यानी कि रेखीय गति। इसमें मैं अब तक आपको 6 वीडियो लेक्चर प्रस्तुत कर चुका हूं और ये आज वीडियो लेक्चर नंबर 7 है। इसमें हम क्या पढ़ेंगे कि एक बहती हुई नदी है। ये मैं नदी का रेखा चित्र बना रहा हूँ। इसमें ऐसे ये रिवर का फ्लो है यानी कि नदी के अंदर पानी का बहाव इस दिशा में है। एक व्यक्ति नदी के एक किनारे खड़ा है इधर ए पर और दूसरे किनारे ठीक सामने बी पर पहुंचना चाहता है यानी कि समकोण पर पहुंचना चाहता है। ये समकोण है ये। तो हमारा प्रश्न ये है कि उसको किस दिशा में तैरना चाहिए। जब नदी खुद ऐसे बह रही है और अगर वो सीधे ही अपने हाथ पैर चलाएगा फिर वो बहाव के साथ आगे निकल जाएगा। और हमें ये कह रखा है कि उस व्यक्ति को बिल्कुल नदी को समकोण पर पार करना है यानी इसको ए से रवाना होना है और बी पे पहुंचना है। अच्छा, अगर ये शांत जल होता जैसे कोई झील का या तालाब का जो बहता हुआ नहीं होता तब तो चलो ठीक है, वो जिधर तैरेगा उधर चला जाएगा। लेकिन ये तो नदी है, फ्लो हो रही है, इसका मतलब थोड़ा उसको तिरछा तैरना पड़ेगा तब वो इधर सामने सीधा पहुंचेगा। मान लीजिए कि मैंने आपको ये कहा कि उसको इस दिशा में तैरना चाहिए और ये नदी के बहने की दिशा आपको दे ही रखी है। अब जब ये इधर तैरेगा और नदी का बहाव इस प्रकार से है तो परिणामी वेग ये हो जाएगा। हमने आपको वेग त्रिभुज का नियम बताया था। अगर इस त्रिभुज की, मान लीजिए मैंने इसको ए कहा, इसको बी कहा, इसको मैंने सी कहा। अगर त्रिभुज ए सी बी की दो क्रमागत भुजाएं यानी कि ए सी और सी बी दो वेगों को प्रदर्शित करती है तो तीसरी भुजा का विपरीत क्रम उसके परिणामी वेग को प्रदर्शित करेगा। ये वेग तो है v और ये वेग है स्मॉल v और ये वेग है वी आर जिसे हम कहेंगे रिजल्टेंट वेलोसिटी। देखिए ध्यान से, ये जो स्मॉल ये है ना कैपिटल V, इसे कहते हैं उस व्यक्ति का निरपेक्ष वेग। उस व्यक्ति का निरपेक्ष वेग यानी कि एब्सोल्यूट वेलोसिटी। एब्सोल्यूट वेलोसिटी ये व्यक्ति हो सकता है, कोई नाव हो सकती है जो एक समान वेग से चलती है। अच्छा, निरपेक्ष वेग से तात्पर्य होता है वो वेग जिसको शांत जल में चलाने से प्राप्त होता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति तालाब में जो कि शांत है, बिल्कुल पानी बहाव नहीं है, उसमें 10 मीटर पर सेकंड के वेग से नाव चला सकता है तो ये निरपेक्ष वेग का मान v का मान 10 मीटर पर सेकंड हो गया। और ये जो स्मॉल v मैंने आपको कह रखा है, स्मॉल v ये है धारा का वेग। ये है धारा का वेग जिसे हम कहेंगे वेलोसिटी ऑफ फ्लो या वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम भी कह सकते हैं, ठीक है ना। और ये जो वी आर है ये है परिणामी वेग यानी कि रिजल्टेंट वेलोसिटी। रिजल्टेंट वेलोसिटी। अब एक बात निश्चित है वो ये कि मैंने आपको ये कहा कि ये कोण समकोण है क्योंकि इस नदी को समकोण पर पार करता है। तो जो त्रिभुज है ना, ये वाला त्रिभुज कौन सा, त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है और समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग जो होता है अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। यानी इसमें ये समकोण के सामने क्या है, ये कर्ण हाइपोटेनियस, बाकी दोनों हो जाएंगे लंब और आधार। तो हम क्या कहेंगे, वी स्क्वायर इज इक्वल टू स्मॉल वी स्क्वायर प्लस वी आर का स्क्वायर। कई बार ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है और आपको ये जो 3 वेग हैं इनमें से कोई से 2 वेग पता हो तो तीसरा पता कर सकते हो तुरंत इस नियम से। अब वेग जो आपको दिए जाते हैं वो सामान्यतया दिए जाते हैं किलोमीटर प्रति घंटा और हमको उनको बदलना होता है मीटर प्रति सेकंड में। तो देखिए एक बात ध्यान रखो कि 1 किलोमीटर प्रति घंटा यानी कि 1000 मीटर बटा 1 घंटा यानी कि 1000 मीटर बटा 60
इंटू 60 सेकेंड, क्योंकि 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट और 1 मिनट में होते हैं 60 सेकेंड। अब इसको आप 10 से काटोगे तो ये 100 आएगा, या 10 से काटोगे तो 6 आएगा, फिर 10 से काटोगे 10 आएगा, 10 से काटोगे 6 आएगा, 2 से काटोगे 5 आएगा, 2 से काटोगे 3 आएगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि 1 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 5/6 मीटर प्रति सेकेंड। तो आपको कई दफ़े तो किलोमीटर प्रति घंटे को बदलना होता है मीटर प्रति सेकंड में। हम क्या करेंगे, किलोमीटर प्रति घंटे की जो चाल दे रखी है उसको 5/18 से गुणा कर देंगे, और कई बार उल्टा भी करना पड़ता है, मीटर प्रति सेकंड को बदलना पड़ता है किलोमीटर प्रति घंटे में। तो जहां हमने गुणा किया था किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से उसको उल्टा कर देंगे, 18/5 से गुणा कर देंगे। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब हमारा प्रश्न क्या था, हमारा जो मुख्य प्रश्न ये था कि उस व्यक्ति को किस दिशा में तैरना चाहिए। मैंने माना ये थीटा कोण पे तैरना चाहिए। थीटा कोण कैसे है, धारा की ये जो है ना धारा से बहती है और इसकी लंब दिशा से कोण है, और अगर मैं धारा की दिशा से कोण नापूं तो वो कोण फिर ये होगा, ये वाला पूरा, इसको मैं अल्फा कहूँगा। और जो अल्फा है वो 90 + थीटा है। तो यहाँ मैं कह सकता हूँ आपको कि थीटा बराबर धारा की लंब दिशा से कोण, और अल्फा जो है वो है धारा की दिशा से कोण, और अल्फा इज इक्वल टू जो है वो मैं आपको बता चुका हूँ 90 + थीटा है। ठीक है ना। अब कई बार आपको अलग अलग प्रकार से उत्तर मिले होते हैं और आप कहते हैं उत्तर हमारा मिला कि नहीं मिला। तो मैं आपको 2 बातें बता दूँ। अगर मैं साइन अल्फा निकालना चाहूँ तो क्या होगा, साइन 90 + थीटा, और साइन 90 + थीटा होता है कॉस थीटा। यानी कि अल्फा बराबर, अगर साइन अल्फा की वैल्यू कॉस थीटा है, अल्फा हो जाएगा साइन इनवर्स कॉस थीटा। यानी अगर आपको कॉस थीटा की वैल्यू पता है तो आप अल्फा निकाल लोगे। एक तरीका और भी है, अगर मान लीजिए जैसे कि अल्फा था, मैं दोनों ओर कॉस लेता हूँ, कितना, कॉस अल्फा, तो कॉस अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा कॉस 90 + थीटा, और कॉस 90 + थीटा होता है माइनस साइन थीटा। इसका मतलब अल्फा हो जाएगा कॉस, देखिए कॉस अल्फा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, अल्फा बराबर कॉस इनवर्स माइनस साइन थीटा। ये मैं इसलिए दोनों रिलेशन बता रहा हूँ कि कई दफ़े जो आंसर दिए जाते हैं बुक के अंदर वो इस फॉर्म में होते हैं और कई दफ़े इस फॉर्म में होते हैं, और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं हम क्या उत्तर लिखें। इसलिए मैंने आपको दोनों ही बताया है कि आपको जिस रूप में उत्तर दिया जाए वो आप उसको प्राप्त कर सको। अब हम वापस मूल प्रश्न पर आते हैं कि उसको किस दिशा में तैरना चाहिए। तो बस आपको तो केवल देखिए दिशा मिल गई ना, ये अल्फा मिल गया आपको, केवल आपको तो ये कॉस थीटा पता होना चाहिए और साइन थीटा पता होना चाहिए, जो कि मुश्किल काम है ही नहीं। देखिए ध्यान से, अगर आप यहाँ देखेंगे कि साइन थीटा कॉस थीटा कितना है, तो मैं वापस इस त्रिभुज पे आ रहा हूँ, इसी त्रिभुज पे आ रहा हूँ, वापस मैं इस पे आ रहा हूँ, देखिएगा, है ना, ये वाला त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज कौन सा था, ए बी और सी, ये समकोण है, और ये थीटा था, ये थीटा था। अब आप देखिएगा ये थीटा है, ये समकोण है, समकोण सामने क्या हो गया, कर्ण, ये था वी, ये था स्मॉल वी, और ये था वी आर। अब आप देखेंगे ध्यान से तो साइन थीटा का मतलब लंब बटा कर्ण, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो ये थीटा के सामने जो होती भुजा वो लंब होती है स्मॉल वी, और समकोण के सामने जो भुजा होती है अगेंस्ट द राइट एंगल वो होती है हाइपोटेनियस, यानी कि कर्ण, यानी कि वी। तो इससे आपको साइन थीटा मिल जाएगा स्मॉल वी अपॉन कैपिटल वी। ये देखिए मैंने आपको यहाँ बताया था कि अल्फा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स माइनस साइन थीटा,
तो साइन थीटा आपको मिल गया, आगे माइनस लगा देंगे तो उसका आंसर आ जाएगा। अच्छा, अगर मान लीजिए मैं कॉस थीटा निकालना चाहूँ, सपोज मैं निकालना चाहूँ कॉस थीटा, तो कॉस थीटा क्या होता है? आधार बटा कर्ण, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ये एंगल है एक्यूट, सामने हो गया परपेंडिकुलर लंब, ये समकोण, ये हो गया कर्ण। तो बेस क्या हुआ, इसका आधार क्या हुआ? वी आर, और कर्ण क्या हुआ? वी। तो इससे आपको मिल जाएगा कॉस थीटा। ध्यान दीजिएगा, कॉस थीटा निकालने के लिए आपको वी आर चाहिएगा, और वी आर निकालने का फॉर्मूला यहाँ से मिलेगा आपको, वी आर स्क्वायर बराबर कैपिटल वी स्क्वायर माइनस स्मॉल वी स्क्वायर। तो आप जिस किसी फॉर्मूले से निकालना चाहें निकाल सकते हैं अल्फा की वैल्यू। आप साइन इनवर्स कॉस थीटा से निकाल सकते हैं, आप कॉस इनवर्स माइनस साइन थीटा निकाल सकते हैं। एक तरीका और भी है, जो बेसिक मेथड है कि अल्फा इज इक्वल टू 90 प्लस थीटा, अल्फा इज इक्वल टू 90 प्लस थीटा। और भाई आपने जब थीटा ही निकाल दिया, जैसे कि साइन थीटा इज इक्वल टू स्मॉल वी अपॉन कैपिटल वी, या कॉस थीटा इज इक्वल टू वी आर अपॉन वी, आपने इन दोनों में से किसी एक सूत्र से एंगल निकाल दिया। मान लो थीटा निकला आपका 30 डिग्री, और ये हमारा आंसर आएगा अल्फा 90 प्लस थीटा, यानी कि 30 प्लस 90 120 डिग्री। तो आप चाहे तो सीधा कोण के रूप में आंसर निकाल सकते हैं, और आप चाहे तो ये साइन इन्वर्स और कॉस इन्वर्स रूप में भी निकाल सकते हैं। मर्जी आपकी है, जिससे भी आप चाहें। तो ये मैं अपना वीडियो यहीं पे ख़त्म करता हूँ। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको ज़रूर लाइक करें, और जितना हो सके लोगों को पहुँचाएं जिनको पढ़ना है। और अगर आपने मेरे इस चैनल आर.पी. व्यास क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको मेरे वीडियोस लगातार मिलते रहें। इट इज़ ऑल ओवर अबाउट द वीडियो। थैंक यू।